हेलो थिंकर्स, स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर डिस्कशन में। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला आर्टिकल है वो साइक्लोन मिचोंग के बारे में। न्यूज़ में क्यों है? हाल ही में इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने फोरकास्ट किया है कि साइक्लोन मिचोंग बे ऑफ बंगाल में जल्दी आ सकता है, तो ये इसलिए ये न्यूज़ में है। अब जानते हैं साइक्लोन मिचोंग के बारे में और थोड़ा बहुत इसके बारे में एडिशनल जानकारी लेते हैं। तो अब बात करते हैं कि इसका परिणाम क्या होगा। अगर साइक्लोन मिचोंग आता है तो इसके बहुत सारी कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। कैसे? लैंडफॉल हो सकता है, साथ ही साथ आसपास के रीजन है वहाँ पे बहुत सारे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। चक्रवात आएगा तो क्या क्या परिणाम हो सकते हैं अब हम सब जानते ही हैं। तो साइक्लोन के अलग अलग नाम होते हैं, जैसे इसका नाम मिचोंग है, तो ऐसे अलग अलग नाम। ये नाम कैसे पड़ते हैं, कौन देता है? तो एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो अलग अलग नाम देने का काम करते हैं। अब यहाँ पे इसका नाम दिया है मिचोंग, वो म्यांमार के द्वारा दिया गया है। अब इसका मतलब होता है साइक्लोन मिचोंग। मिचोंग का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग और रेजिलियंट, मजबूत भी है और लचीला है, इसलिए म्यांमार द्वारा इसका नाम रखा गया साइक्लोन मिचोंग। ये इस साल का 4th ट्रॉपिकल साइक्लोन है जो बे ऑफ बंगाल रीजन में आया है। जो बे ऑफ बंगाल का रीजन है, बंगाल की खाड़ी का, वहाँ इसी साल में ये 4था इस टाइप का साइक्लोन आया है। ठीक है, अब हम ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में जान लेते हैं। ये क्योंकि ट्रॉपिकल साइक्लोन है तो अब एक ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में भी जानते हैं। किन साइक्लोन को ट्रॉपिकल साइक्लोन कहा जाता है, उसमें क्या कंडीशन होती है, उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन का जो रीजन है वो दरअसल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो एरिया है, वहाँ अगर कोई साइक्लोन आता है तो उस साइक्लोन को ट्रॉपिकल साइक्लोन कहा जाता है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है WMO, उनके द्वारा एक टर्म यूज की जाती है। ये टर्म उन साइक्लोन के लिए की जाती है जिसके लिए कुछ स्पेसिफिक कंडीशन होती है। जैसे कि WMO के अकॉर्डिंग अगर कोई साइक्लोन है और उसकी स्पीड 63 किलोमीटर प्रति आवर है, मतलब 63 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से कोई साइक्लोन चल रहा है जिसकी स्पीड है, तो वो आएगा ट्रॉपिकल साइक्लोन के अकॉर्डिंग। ये टर्म कौन यूज कर रहा है? WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अकॉर्डिंग ये टर्म यूज की जाती है। अगर कोई साइक्लोन है उसकी स्पीड 63 किलोमीटर प्रति घंटे की है तो साइक्लोन को ट्रॉपिकल साइक्लोन कहा जाएगा। अब इस साइक्लोन का एक अलग अलग फेस होते हैं, जैसे कि इनिशियल फेस है, एमेच्योर फेस है। इसमें क्या होता है? एमेच्योर फेस में क्या होता है? साइक्लोन होता है, उसके अंदर जो सेंटर का पार्ट होता है वहाँ पे काफी पीस, शांत एरिया होता है, पीस वाला काम एरिया होता है। तो उस एरिया को कहा जाता है साइक्लोन की आई कहा जाता है। आई मीन्स बीच का एरिया काफी पीस है, काफी काम एरिया है, उसे आई कहा जाता है। और उसके चारों ओर सराउंडिंग रीजन में काफी तेज विंड होती है, विंड की स्पीड काफी तेज होती है, वो सर्कुलेट करती रहती है। तो ऐसे साइक्लोन को, बीच में काम एरिया है और चारों ओर काफी स्ट्रॉन्ग विंड है, तो ऐसे साइक्लोन को कहा जाता है एमेच्योर साइक्लोन। ऐसे साइक्लोन में साइक्लोन के इस फेज को कहा जाता है एमेच्योर फेज कहा जाता है। अब साइक्लोन के डिफरेंट नाम के बारे में हमने देखा ही था, जैसे कि इंडियन रीजन के आसपास के साइक्लोन को कहा जाता है। जैसे कि इंडियन ओशियन रीजन है, वहाँ पर इन्हें साइक्लोन कहा जाता है। आप ऑस्ट्रेलियन रीजन के आसपास जाओगे तो वहाँ इन्हें विली भी कहा जाता है। और जब अमेरिका और उस आसपास के एरिया को, नॉर्थ अमेरिका के आसपास के एरिया को कहा जाता है तो उसे टाइफून कहा जाता है, फिर इसे हरिकेन भी कहा जाता है। ऐसे अलग अलग इसके नाम है, बट इसका मतलब एक ही है कि साइक्लोन, टाइफून, हरिकेन ये सब एक ही है। इसका जो भी स्पीड होती है, इनके लिए कंडीशन होती है, वो सेम ही होती है। ये साइक्लोन के बारे में थोड़ा बहुत जान लिया। अब हम जानेंगे इसके लिए कंडीशन क्या होती है। अब साइक्लोन के लिए क्या क्या कंडीशन होती है। हम बात करें ट्रॉपिकल साइक्लोन के लिए क्या क्या कंडीशन होती है। सबसे पहले लार्ज सी सरफेस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जमीन पे बन गया या फिर कोई लेक है, कोई रिवर है, वहाँ पे साइक्लोन बन गया, नहीं। उसके लिए लार्ज सी सरफेस होना चाहिए। लार्ज सी सरफेस हो गए तभी तो प्रॉपरली विंड डेवलप हो पाएगी। तो लार्ज सी सरफेस होना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन। ये कंडीशन याद रखना, NCERT में भी दी गई है और UPSC में इस पे क्वेश्चन भी बन सकता है। तो सबसे पहले लार्ज सी सरफेस होना चाहिए, पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन है प्रेजेंस ऑफ कोरियोलिस फोर्स। अब कोरियोलिस फोर्स कहाँ पाया जाएगा? ज्यादातर इक्वेटर के आसपास, इक्वेटर के आगे के रीजन में पाया जाएगा ना। तो प्रेजेंस ऑफ कोरियोलिस फोर्स, सेकंड चीज आपको समझ में आ गई। थर्ड पहली कंडीशन है लार्ज सी सरफेस होना चाहिए, सेकंड प्रेजेंस ऑफ कोरियोलिस फोर्स, थर्ड स्मॉल वेरिएशन ऑफ वर्टिकल विंड स्पीड। जो वर्टिकल विंड चलती है उसमें वेरिएशन बहुत कम होना चाहिए, ज्यादा वेरिएशन हो तो सीधी चलिए, उसमें कम वेरिएशन होना चाहिए। और फोर्थ कंडीशन है इसके लिए जो टेम्परेचर है वो 27 डिग्री मतलब हाई टेम्परेचर होना चाहिए। लार्ज सी सरफेस
प्रेजेंस ऑफ कोरिलेस फोर्स, स्मॉल वेरिएशन ऑफ वर्टिकल विंड स्पीड। और फोर्थ कंडीशन है जो टेम्परेचर है वो 27 डिग्री, मतलब फिक्स अमाउंट बताए तो 27 डिग्री या इससे ज़्यादा, नहीं तो 27 डिग्री तो होना ही चाहिए, यानी कि हाई टेम्परेचर होना चाहिए। इसके साथ साथ प्री एग्जिस्टिंग लो प्रेशर भी होना चाहिए। प्री एग्जिस्टिंग लो प्रेशर का मीनिंग क्या है वो बाद में अपन बात जानेंगे, लेकिन प्री एग्जिस्टिंग लो प्रेशर भी होना चाहिए। और पांचवी कंडीशन है इसके लिए अपर डाइवर्जेंस होना चाहिए। सी लेवल के ऊपर है वहाँ डाइवर्जन होना चाहिए। 5 कंडीशन समझ में आ गई। सी लेवल के ऊपर डाइवर्जन होना चाहिए। 5 कंडीशन क्या क्या है? एक तो लार्ज एरिया, लार्ज सी सरफेस होना चाहिए, प्रेजेंस ऑफ कोरिलेस फोर्स होना चाहिए, स्मॉल वेरिएशन इन द वर्टिकल विंड स्पीड, 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए, साथ ही साथ प्री एग्जिस्टिंग लो प्रेशर भी होना चाहिए। और 5th कंडीशन है अपर डाइवर्जेंस अबोव सी लेवल। सिस्टम समझ 5 कंडीशन समझ में आ गई। अब जान लेते हैं क्या क्या बनते हैं, इसके फेस कैसे होते हैं। साइक्लोन फॉर्म होता है वो 3 फेज में होता है। फर्स्ट वेव इनिशियल फेज होता है। इसमें क्या है, जो हमने 5 कंडीशन डिस्कस करी है, ये 5 कंडीशन मिल गई तो उसका फॉर्मेशन हो जाएगा, ये इनिशियल फेज है। उसके बाद में होता है मैच्योर फेज। इसमें क्या है, सेंटर में आई है जो काफ़ी काम एरिया है और चारों ओर स्ट्रॉन्ग विंड है, ये काफ़ी हानिकारक होता है। इसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा होती है, तो ये सेकंड फेज हो गया। सेकंड फेज में स्पीड ज़्यादा है जो मैच्योर फेज है। थर्ड फेज में इसका डीके हो जाता है। जब ये लैंड पे जाता है तो इसको एनर्जी नहीं मिलती, क्योंकि एनर्जी के लिए 5 कंडीशन, उसमें सी सरफेस भी था, अब वो एनर्जी मिल नहीं पा रही, तो ये फाइनली शांत हो जाता है। तो कैसे फॉर्मेशन हुआ वो भी समझ लिया हमने। अब एक बार मैं आपको समझा देता हूँ कि क्लियर होता है क्या इसमें। देखो, दरअसल सी सरफेस होता है ना, वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ने पर क्या होता है कि वहाँ की जो विंड है वो गर्म हो जाती है। अगर सब सरफेस गर्म होगा तो विंड भी गर्म होगी तो वो हल्की हो जाती है, हल्की होगी तो वो ऊपर उठेगी। ऊपर उठने पर जो वहाँ पर है वो लो प्रेशर बन जाएगा। मैंने बोला था प्री एग्जिस्टिंग लो प्रेशर, तो अब लो प्रेशर बन गया है। अगर लो प्रेशर बनेगा तो आसपास के जो हाई प्रेशर बेल्ट है वहाँ से विंड लो प्रेशर की ओर आएगी। अब वो विंड लो प्रेशर की ओर आएगी तो ऑब्वियस है कि बीच में कोरिलेस फोर्स पड़ता है, और कोरिलेस फोर्स है उस विंड को थोड़ा डिफरेंट साइड में डायरेक्शन कर देगा, डायरेक्शन चेंज कर देगा, तो वो एक सर्पिलाकार मतलब घूमना स्टार्ट हो जाएगी, उसके चारों ओर घूमना। बीच में लो प्रेशर है, कोरिलेस फोर्स के कारण वो वहाँ पे आ नहीं पा रही, तो उसके चारों ओर जो एरिया है आई है उसके चारों ओर घूमना स्टार्ट कर देगी। और जो वहाँ से विंड गर्म हो रही है, अब वो भी विंड गर्म हो जाएगी। अब गर्म होगी तो वो ऊपर उठेगी, ऊपर जाके वो ठंडी हो जाती है, क्योंकि ऊपर का एरिया तो वैसे ठंडा है, तो ठंडी होगी तो उसका प्रेशर बढ़ जाएगा, वो हाई प्रेशर बेल्ट बन जाएगा, तो वहाँ से विंड फिर लो प्रेशर की ओर जाएगी। इस प्रकार ये पूरा साइकिल बन जाएगा, और ये साइकिल साइक्लोन का रूप ले लेता है। एक बेल्ट भी बन गया और साइक्लोन का रूप भी लेता है। इस प्रकार ये फॉर्मेशन होगा, फिर स्पीड तेज होगी और लैंड के पास जाएगा तो इसको वापस ये एनर्जी मिल नहीं पाएगा और ये शांत हो जाता है। इस प्रकार पूरा साइक्लोन ये बनता है। पूरा सिस्टम समझ में आ गया। अब इसमें एक वर्ड हुआ था लैंडफॉल। लैंडफॉल में क्या होता है, लैंडफॉल में लैंड के एक काफी बड़े भाग पर उसको स्लाइड हो जाता है, टूट जाता है, तो ये लैंडफॉल होता है। इसमें जब सेंटर में पीस है, काम है और चारों स्ट्रॉन्ग विंड है, तब इस प्रकार की एक्टिविटी हो सकती है। चलते अपने नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल के बारे में। न्यूज में क्यों है, हाल ही में क्या हुआ है, इंडिया को इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल में री इलेक्ट किया गया है। 2 सालों के लिए इंडिया को री इलेक्ट किया है। हाईएस्ट नंबर ऑफ वोटिंग के साथ में री इलेक्ट हुआ है इंडिया, इसीलिए ये न्यूज में है। तो जानते हैं अब IMO के बारे में, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन एक UN की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। UN की अलग अलग एजेंसियाँ होती है, तो ये एक UN की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, ठीक है। और ये काम क्या करती है, ये काम करती है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी करती है। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड काम करता है। किसके सेफ्टी और सिक्योरिटी को देखती है, शिपिंग को। इंटरनेशनल शिपिंग होती है ना, उसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी को इंश्योर करती है। साथ ही साथ मरीन पॉल्यूशन होता है, उसको प्रिवेंट करने का भी काम करती है। मरीन पॉल्यूशन को प्रिवेंट करना और सेफ्टी और सिक्योरिटी देखना शिपिंग से रिलेटेड। इसके काम समझ में आ गया। इसका हिस्ट्री थोड़ा बहुत जान लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1948 में, 1948 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। इसको इस्टेब्लिश किया गया था, जिनेवा कन्वेंशन हो रही थी 1948 में, तो उस कन्वेंशन के दौरान IMO को स्थापित किया गया, स्थापना की गई IMO की। और तो करंट जब इसको स्थापित किया गया था तब इसका नाम था इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, जो अभी नाम है। उस टाइम इसका नाम था इंटर गवर्नमेंटल मैरीटाइम कंसल्टेटिव ऑर्गेनाइजेशन, IMCO, इंटर गवर्नमेंटल मैरीटाइम कंसल्टेटिव ऑर्गेनाइजेशन, IMCO। लेकिन इसका आगे लेटर ऑन इसका नाम चेंज करके कर दिया गया इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन।
जो 1982 में नाम चेंज किया गया था। पहले IMCO था और लेटर ऑन 1982 में इसका नाम चेंज करके IMO कर दिया गया। चीज़ समझ में आ गई, नॉर्मल है, रटने लायक चीज़ है, रट सकते हो आप। इसकी जो कन्वेंशन है जो रिलेट करती है इंटरनेशनल शिपिंग को सिक्योर करना है, मरीन पॉल्यूशन को रोकना है, इसके लिए इसकी कन्वेंशन बनी हुई थी। और ये कन्वेंशन बनी थी 1958 में। IMO कन्वेंशन एंटर्ड इन फोर्स 1958 और ये ऑर्गेनाइजेशन तब से काम कर रही है। इंडिया कब जुड़ा था इसके साथ में? इंडिया भी इसका इनिशियल मेंबर था, ओल्ड मेंबर में से एक है, और इंडिया ने इसको कन्वेंशन को भी 1959 में ज्वाइन कर लिया था। टोटल मेंबर कितने हैं इसके? तो 175 कंट्री, 175 कंट्री, 175 देश इसके मेंबर है। इंडिया भी मेंबर है, ठीक है। 3 एसोसिएट मेंबर है इसकी, ठीक है। इंडिया मेंबर है, जी हाँ, इंडिया इसका मेंबर है। टोटल मेंबर कितने? 175, 175 टोटल मेंबर है। 3 एसोसिएट मेंबर भी है। और इंडिया ने कन्वेंशन रेटिफाइड की, जी हाँ, इंडिया ने कन्वेंशन रेटिफाइड कर दिया था। अब थोड़ा बहुत उसकी जो कंपोजिशन है उसके बारे में देख लेते हैं। वैसे कंपोजिशन इतना इम्पोर्टेंट है नहीं हमारे लिए, बट थोड़ा बहुत हम कंपोजिशन को भी देख लेते हैं। कंपोजिशन की बात करें तो इसमें एक असेंबली होती है। ये असेंबली है वो इसकी हाईएस्ट गवर्निंग बॉडी है। इस ऑर्गेनाइजेशन की हाईएस्ट जो गवर्निंग बॉडी है वो है इसकी असेंबली। साथ ही साथ एक काउंसिल है जिसका भी वोट हुए, वो है काउंसिल है। इसमें टोटल मेंबर है काउंसिल में, उसको एक्सटेंड करके अभी 52 कर दिया गया है, जिसका अभी इंडिया मेंबर बना है। मतलब मेंबर तो पहले से था, इंडिया को री इलेक्ट भी किया गया। तो ये काउंसिल है और काउंसिल का इलेक्शन होता है वो असेंबली द्वारा होता है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई। और अभी इसकी साइज भी बढ़ा थी, वो चीज़ भी समझ में आ गई। इसके अलग अलग कन्वेंशन भी है, IMO के अलग अलग कन्वेंशन भी है। कौन कौन से कन्वेंशन है? आपने 16 को नाम सुना होगा। 16 से इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सेफ्टी ऑफ लाइट एट सी, इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी, 16 जो 1974 में आई थी। इसके अलावा मार्पोल कन्वेंशन सुना होगा। मार्पोल कन्वेंशन तो काफ़ी फेमस है। साथ ही साथ STCW कन्वेंशन है। ऐसे इसकी बहुत सारी कन्वेंशन भी है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन के बारे में। न्यूज़ में क्यों है? हाल ही में कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन, इसकी एक मीटिंग हो रही थी। इसकी 46 मीटिंग हो रही थी। कहाँ हो रही थी मीटिंग? रोम, इटली में। तब इसने इंडिया की मिलेट से रिगार्डिंग जो सेफ्टी स्टैंडर्ड है, जो एफर्ट है, इंडिया ने देखो मिलेट से रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा एफर्ट डाले हैं। 2023 के ईयर को मिलेट्स ईयर है वो इंडिया ने ही घोषित करवाया है। तो ये जो कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन है, इसने इंडिया की इस जो एफर्ट है मिलेट से रिलेटेड और जो स्टैंडर्ड सेट करे इंडिया ने, इसकी काफ़ी तारीफ की है, प्रेज्ड किया है इंडिया को। इंडिया ने बहुत अच्छा काम किया है, इसलिए न्यूज़ में। अब हम जान लेते हैं कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन के बारे में भी जान लेते हैं। कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन, इसकी स्थापना हुई थी 1963 में। 1963 में इसे स्थापित किया गया था। ये एक इंटरनेशनल फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड बॉडी है। क्या मतलब है इसका? ये फूड स्टैंडर्ड बॉडी है। जो फूड होता है उसके लिए जो स्टैंडर्ड बनाने का काम है तो वो इसके द्वारा ही किया जाता है। इसको WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, WHO और FAO द्वारा इसे मिलकर बनाया गया था। कब बनाया गया था इसको बनाया था 1963 में। काम क्या था? फूड स्टैंडर्ड बॉडी है तो फूड के स्टैंडर्ड सेट करने का काम करते हैं। और इसके अलावा कुछ इसके ऑब्जेक्टिव है। हाँ, इसके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव है। ये इंटरनेशनल फूड स्टैंडर्ड और सेफ्टी स्टैंडर्ड को सेट करता है। ये जो कंज्यूमर होता है उनको प्रोटेक्ट करने का भी काम करता है। कंज्यूमर कैसे प्रोटेक्ट होंगे? अगर कंज्यूमर है वो गलत फूड खा रहे हैं तो है ही ऑब्वियस है कि वो बीमार हो जाएंगे, तो उनकी हेल्थ को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। साथ ही साथ ये इंश्योर करता है फेयर प्रैक्टिस। साथ ही साथ क्या करता है? फेयर प्रैक्टिस को इंश्योर करता है। जो फूड ट्रेड होता है, वर्ल्ड में जो फूड ट्रेड होता है उसमें अच्छी प्रैक्टिस को इंश्योर करने का काम भी करता है। कौन करता है? ये करता है कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन द्वारा किया जाता है। चीज़ें समझ में आ गई। टोटल इसके मेंबर है 189 189 कंट्री इसके मेंबर है, जिसमें 188 तो कंट्री है प्लस एक यूरोपियन यूनियन है। चीज़ें समझ में आ गई, बहुत ईजी है। इंडिया इसका मेंबर है, जी हाँ, इंडिया इसका मेंबर है। इंडिया 1964 से इसका मेंबर है। ये कुछ रोल भी निभाता है क्या? कुछ काम भी है क्या इसके? जी हाँ, इसके बहुत सारे काम है। क्या क्या काम है? ये इसके काम है कि अगर कोई फूड है उससे रिलेटेड इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है, जैसे इंडिया के आम है वो यूरोपियन यूनियन में भेजे जा रहे हैं, तो एक डिस्प्यूट हो गया। यूरोपियन यूनियन ने कहा
कि इंडिया के आम है उनमें तो बहुत सारी दिक्कत है, उसमें पेस्टिसाइड है, तो हम इसको यूज़ नहीं करेंगे, बैन लगा देंगे इस पर। तो वहाँ पर गाइडलाइन फॉलो होती है, वो गाइडलाइन इसी की होती है। कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन की गाइडलाइन है, फूड सेफ्टी से रिलेटेड फूड स्टैंडर्ड सेट किए गए, उसको फॉलो करके जो भी डिस्प्यूट है उसको सॉल्व किया जाता है। तो इसकी गाइडलाइन को मान्यता मिलती है कि हाँ इसकी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग अगर सही है फूड तो सही है, नहीं तो गलत है। तो इसकी गाइडलाइन को फॉलो किया जाता है, इसके स्टैंडर्ड को फॉलो किया जाता है। अब कुछ इसके स्टैंडर्ड भी है, जैसे कि कोडेक्स के जनरल स्टैंडर्ड है, कमोडिटी स्टैंडर्ड है और रीजनल स्टैंडर्ड है। ये जो स्टैंडर्ड है वो तो अपने लिए इतने मैटर करते नहीं, बट थोड़ा बहुत जान लेना। जनरल स्टैंडर्ड है, इसके कमोडिटी स्टैंडर्ड है, रीजनल स्टैंडर्ड है, बहुत सारे इसके स्टैंडर्ड भी है। अब हम जानते हैं नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है जो वो है लॉस एंड डैमेज फंड के बारे में। क्या है ये आर्टिकल, न्यूज़ में क्यों है? अभी COP28 की मीटिंग हो रही है, कहाँ हो रही है? UAE में। तो वहाँ पे जो पार्टिसिपेंट है ना, उन्होंने मिलकर लॉस एंड डैमेज फंड में काफ़ी सारे फंड देकर उसकी जो प्राइज मनी थी उसे बढ़ा दिया है। मतलब जो उसमें फंड था, फंड में वृद्धि कर दी गई, इंक्रीज कर दिया गया है, इसलिए ये न्यूज़ में है। अब हम थोड़ा सा लॉस एंड डैमेज फंड के बारे में जान लेते हैं। लॉस एंड डैमेज फंड, इसमें क्या होता है? इसकी स्थापना सबसे पहले कब की गई थी? इसे कब अडॉप्ट किया गया था? इसे अडॉप्ट किया गया था COP27। कहाँ हुआ था? इजिप्ट में हुआ था। COP27 हुआ था इजिप्ट में। इजिप्ट में एक शहर है, सिटी है शर्म अल शेख, वहाँ पर COP27 आयोजित हुआ था 2022 में। उसी दौरान लॉस एंड डैमेज फंड को एक्सेप्ट किया था, अडॉप्ट किया गया था। वहाँ पे इस फंड का मीनिंग क्या है और क्यों अडॉप्ट किया गया था? दरअसल पहले तो ये जान लेते इसे ऑपरेट कौन करेगा। इसे ऑपरेट करेगा वर्ल्ड बैंक द्वारा, इसे ऑपरेट किया जाएगा। इसमें क्या हुआ, अभी जो इसमें जो प्राइस है, प्राइस मीन्स इसमें कितने पैसे हैं, कितना फंड है, तो टोटल 450 मिलियन इसमें फंड है। उसको वर्ल्ड बैंक अडॉप्ट कर रहा है और वर्ल्ड बैंक उसे मैनेजमेंट करने का, वर्ल्ड बैंक इसे मैनेज करेगी, इसे ऑपरेट करने का काम करेगी 4 साल के लिए। ठीक है, अब इसके बारे में बात करें तो ये फंड क्यों लाया गया था, क्या रीज़न है? तो दरअसल क्या होता है, इस फंड का जो एम है वो उन देशों को हेल्प करना है जो डेवलपिंग कंट्री है और लिस्ट डेवलप कंट्री है, स्मॉल आइलैंड नेशन है। अब इन देशों ने ना ग्लोबल क्लाइमेट चेंज हो रहा है, आप सब जानते हो। क्लाइमेट चेंज में सबसे ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? सबसे ज़्यादा आप सभी कहोगे कि डेवलप कंट्री की। उन्होंने ज़्यादा भागीदारी निभाई है, उन्होंने क्लाइमेट चेंज में ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि उन्होंने किया भी बहुत सारा। कार्बन एमिशन भी किन के द्वारा ज़्यादा किया गया? तो ऑब्वियस है कार्बन एमिशन भी ज़्यादातर तो डेवलप कंट्री द्वारा किया गया होगा। लिस्ट डेवलप कंट्री और जो स्मॉल आइलैंड कंट्री उनके द्वारा तो किया नहीं गया होगा। तो अब क्या होगा, इसमें एक फॉर्मूला, एक सिद्धांत है। कौन सा है? जो ज़्यादा एमिशन करेगा वो ज़्यादा पे करेगा। आपने पढ़ा भी होगा उसके बारे में, बेस्ड ऑन पॉल्यूटर्स पे प्रिंसिपल। इसके बारे में आपने सबने पढ़ा होगा। तो इसमें जो ज़्यादा पॉल्यूशन करेगा वो ज़्यादा पे करेगा। इसी की तहत इन जो लिस्ट डेवलप कंट्री है, अब इन्होंने एमिशन तो बहुत कम किया है, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज में भी इन्होंने कम भागीदारी निभाई है, बट ज़्यादा इसका इम्पैक्ट है वो इन्हीं देशों पर पड़ रहा है। तो इनकी हेल्प करने के लिए इस प्रकार का ये लॉस एंड डैमेज फंड बनाया गया है। इसका मेन एम है कि छोटी कंट्री को, स्मॉल आइलैंड कंट्री को, जो जिस पर इसका ज़्यादा परिणाम हो रहा है उसको हेल्प करना, उसको बचाने के लिए बनाया गया था, जो इनको हेल्प करेगा। बेस्ड ऑन पॉल्यूटर्स पे प्रिंसिपल, इसमें क्या होता है, जो ज़्यादा अकाउंटेबल है एंटिटी वो ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए? डैमेज के लिए भी, तो उनको पे भी ज़्यादा करना पड़ेगा। सीधी चीज़ समझ में आ गई। बस यही था आज के इस आर्टिकल डिस्कशन में। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।